ओके, तो जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेसिकली प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एकदम बेसिक से उठाएंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है क्लास 11 में भी है और 12 में भी है। तो इसको हम ऐसे देखेंगे कि यार फेज 1 फेज 2। ठीक है, अच्छा, अगर मैं जेई की बात करूं, अगर मैं मेंस की बात करूं स्पेशली, तो एक क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा प्रोबेबिलिटी से, पक्की बात। ठीक है, और मैक्सिमम चांसेस ये है कि वो क्वेश्चन तुमको बेस थ्योरम मतलब कि 12 का जो पार्ट है उससे देखने को मिलेगा। फिर 11 का क्या रोल होगा? 11 का रोल ये होगा कि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है उस पे हमको बहुत तगड़ी हेल्प करेगा, बहुत तगड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की कुछ बेसिक बातें हो तुमको पता है, लाइक व्हाट इज सैंपल स्पेस एंड ऑल दिस थिंग्स, यू नो वेरी वेल ना। तो एक सैंपल स्पेस क्या होता है? पहली बात तो ये है, सैंपल स्पेस यानी अगर मैं कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करूं, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी जो एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम मुझे नहीं पता है, अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, तो उसका जितना भी पॉसिबल आउटकम आ सकता है उस सारे आउटकम्स को अगर मैं एक सेट के फॉर्मेट में लिख दूं तो वो जो सेट बनेगा उसको हम कहेंगे क्या? सैंपल स्पेस। तो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन भी लिख लो तुम। द सेट containing the set containing all possible outcomes of a random experiment is called sample space। ठीक है, ये हो गई एक बात। अभी दूसरा बात सुनो, यहाँ पे ना जो मतलब जो प्रोबेबिलिटी का जो चीज है वो ऐसा है कि यार हम एक रेशियो निकालते हैं। ठीक है, और वो रेशियो क्या है कि फेवरेबल केस बाई टोटल नंबर ऑफ केस। अच्छा, मान लो तुमने एक एग्जाम दिया और तुम चाहते हो कि तुम उस एग्जाम में पास कर जाओ। ठीक है, किसी तरह तुम उसको पास कर जाओ, तो तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम एग्जाम दिया तो कितना पॉसिबल आउटकम्स है? हाउ मेनी चांसेस आर देयर? टू चांसेस आर देयर। एक है क्या, तुम पास करोगे या फिर तुम फेल करोगे, और कुछ है क्या इसमें? नहीं। तो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ जो केस है वो है 2, और जो तुम्हारा चाहिए था जो मतलब एक्सपेरिमेंट जो जो तुम्हारा चाहिए था रिजल्ट है, जो तुम चाहते हो पास कर जाओ, उसका क्या है? 1। तो ये प्रोबेबिलिटी इज हाफ। तो प्रोबेबिलिटी का अगर मैं एक बेसिक डेफिनेशन लिख दूं तो कुछ ऐसा रहेगा कि फेवरेबल केस, ठीक है, बाई टोटल नंबर ऑफ केस। आ रहा है बस समझ में, या इसमें कोई डाउट है? एक और एग्जांपल अगर मैं दे दूं, ठीक ठीक है, मान लो तुम्हारा जो क्लास है, ठीक है, उसमें उसमें कुल मिला के 10 गर्ल्स आर देयर। ठीक है, और तुमको किसी एक गर्ल को सिलेक्ट करना है, चूज करना है, राइट? तो अभी देखो तुम कितने गर्ल्स को सिलेक्ट करोगे? एक गर्ल को। ठीक है, और टोटल सब मिला के कितने हैं? 10 है। यानी ये जो 10 नंबर है वो है तुम्हारा कौन सा केस? टोटल केस। अब तुमको चाहिए उसमें से स्पेशली 1 जो तुम्हारा पसंदीदा औरत है। ठीक है, तो 1/10 इज योर प्रोबेबिलिटी, राइट? तो दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। अच्छा, तो बेसिक बेसिक बातें वो हम क्लास 10 में कर चुके हैं ऑलरेडी, ये सब चीजें तो है ही। ठीक है, क्लास 10 का जो पूरा कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का वो फिर से चाहिए होगा, एक रिविजन तो बनता है। ठीक है, एक मिनिमम रिवीजन। अभी इसके बाद हम देखेंगे कुछ कुछ वर्ड्स होगा जैसे कि एटलीस्ट, एटमोस्ट। ये दोनों जो वर्ड है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट? प्रोबेबिलिटी में एंड कॉम्बिनेशन की चैप्टर में। ठीक है, तो इसका क्या रहता है खासियत, कोई बोलेगा? जैसे अगर मैं बोल दूं ठीक है, तुम्हारा टोटल 3 सब्जेक्ट है,
मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। अगर मैं ऐसा बोल दूं एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में यू हैव टू पास, किसी एक में तुम फेल कर भी गया तो ठीक है चलेगा, लेकिन 2 सब्जेक्ट में मिनिमम तुमको पास करना ही पड़ेगा। तो अभी इसमें से क्या क्या सिनेरियो है, या तो तुम तीनों सब्जेक्ट में पास करो या फिर किसी 2 में, एक में करोगे तो नहीं हो भाई। क्लियर? तो देर आर मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, या तो तुम तीनों में पास करो, मैथ मतलब पीएमसी में पास करो, या फिर फिजिक्स एंड मैथ में करो, या फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में करो, या मैथ एंड केमिस्ट्री में करो। तो यार 4 केसेस आ रहा है, राइट? तो यही बात है, एटलीस्ट का मतलब ही ये है, ठीक है? एटलीस्ट का जो कहानी है वो यही है। एटमोस्ट का क्या मतलब है? अगर मैं तुमको ऐसा बोल दूं कि यार एटमोस्ट यू कैन पास इन 3 सब्जेक्ट, मतलब 2 सब्जेक्ट, एटमोस्ट मतलब तुम 3 सब्जेक्ट में पास कर जाओगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। किसी न किसी सब्जेक्ट में तुमको मैं कम मार्क्स दे दूंगा, फेल कर जाओगे तो खुशी की बात है, ठीक है? लेकिन 2 सब्जेक्ट में तुम पास कर सकते हो, या फिर एक में कर सकते हो, या फिर दोनों में फेल कर सकते हो। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या कोई डाउट है इसमें? ठीक है। एक जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। 0 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 1। कभी तुम्हारा प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं जाएगा, कभी तुम्हारा प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्या ये बात क्लियर है? अगर हो गया तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत है या तुम्हारा आंसर गलत है, ठीक है? ओके फाइन। अभी तुम्हारा 0 कब होगा? किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो तुम्हारा 0 कब होगा? 0 किसी भी जो इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 तब होगा जब कोई इवेंट होगा ही नहीं कभी रियल में, पॉसिबल ही नहीं है भाई, ठीक है? तो सिंपल कहने की बात है, अगर मैं एक इम्पॉसिबल इवेंट की बात करूं, एक इम्पॉसिबल इवेंट की अगर मैं बात करूं, या फिर नाल इवेंट, ठीक है, जो चीज कभी मुमकिन होगा ही नहीं। मान लो तुम लोग मतलब पढ़ाई लिखाई कुछ करोगे नहीं, फिर तुम चाहोगे मन ही मन में कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाए। क्या ये मुश्किल, क्या ये मतलब मुमकिन है कभी भी? कभी भी मतलब पॉसिबल ही नहीं। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगा वो 0 होगा, ठीक है? बात समझ में आ गया? बात समझ में आ रहा है क्या? अभी एक कब होगा, मतलब कोई भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी 1 कब होगा, तो वो होगा फॉर ए श्योर शॉर्ट इवेंट, जो होगा ही होगा, ठीक है? मतलब आज अगर तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लिया, ठीक है, तो जिंदगी में तुम्हारा भला होगा। मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम की गारंटी नहीं दूंगा कि उस टाइम कभी भी कुछ भी हो सकता है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट सिचुएशन कि यार सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से होगा नहीं, तुम्हारा लक भी अच्छा होना चाहिए, वो जो एग्जाम का टाइम, वो टाइम भी तुम्हारा सही होना चाहिए, वो सब तो ठीक है। लेकिन अगर तुम पढ़ लिया, अगर तुम लिख लिया अच्छी तरीके से, ये जो डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर हो गया, ये कभी ना कभी तुमको पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही देगा, गारंटी। तुम्हारा कभी खराब नहीं हो सकता, ठीक है? चीजें हमेशा सही होगा। तो ये जो इवेंट है वो श्योर इवेंट होगा, जिसका p इक्वल टू 1 है, वो श्योर इवेंट होगा, मतलब ये होगा ही, डेफिनेटली होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये 2 इवेंट का पता चल गया हमको, कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? और बाकी जितने भी इवेंट्स है जिसका आउटकम अनप्रेडिक्टेबल है, हम पता नहीं कर सकते, वो 0 के 1 के बीच में होगा, ठीक है? फ्रैक्शन में होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा, कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से, ठीक है? अभी कोई भी अगर एक प्रोबेबिलिटी है p ऑफ x, मतलब कोई भी x एक इवेंट है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा उसको हम बोलेंगे ऐसे p ऑफ x, लिखेंगे ऐसे p ऑफ x, ठीक है? उसका जो GIF होगा, मीन्स में पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन, उसका जो GIF होगा, बॉक्स होगा, वो 2 ही वैल्यू ले सकता है, या तो 0 या फिर 1, ठीक है? 1 होगा ओनली फॉर श्योर इवेंट, एक ही इवेंट है जो कि है श्योर इवेंट, उसके लिए उसका GIF 1 होगा। बाकी जितने भी इवेंट्स है, चाहे वो नाल इवेंट हो, इम्पॉसिबल इवेंट हो, या ऐसे कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट का इवेंट हो, उसके क्योंकि उसका जो उसका जो प्रोबेबिलिटी है, उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से ऊपर है या फिर 0 का इक्वल है, 1 से छोटा है, फ्रैक्शन है, तो उसका जो GIF होगा 0 होगा फॉर अदर्स, ठीक है? क्या इतना बात समझ में आ गया? क्या इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा,
अभी एक टर्म तुम लिख लो थोड़ा सा। देखो ये जो बातें हो रहा है ना, ये पूरा बेसिक चल रहा है अभी, मतलब जो हम 10 में भी कर चुका है, ऐसे ऐसे बेसिक बातें चल रहा है, ठीक है। ये टर्म थोड़ा लिख लो, एग्जॉस्टिव लिख लो थोड़ा, देखो थोड़ा एग्जॉस्टिव इवेंट लिख लो। ऑलवेज ओनली एक इवेंट को छोड़ के, जो तुम्हारा श्योर इवेंट होगा, जो डेफिनेटली होगा ही होगा, उस इवेंट को छोड़ के बाकी सारे इवेंट्स का जो जीआईएफ है, जो बॉक्स है, वो जीरो निकल के आता है, ठीक है। क्योंकि वो जीरो से ऊपर है या फिर जीरो के इक्वल है, तो जीरो आएगा डेफिनेटली। राइट, ओके। अभी एग्जॉस्टिव इवेंट क्या कहलाता है? एग्जॉस्टिव इवेंट वो चीज है, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, तुम लोगों ने एक एग्जाम दिया, अब या तो तुम एग्जाम में पास करोगे या फिर फेल करोगे। तो ये जो दो इवेंट है, या फिर पास या फिर फेल, वो दो इवेंट मिला के पूरा इवेंट बन जाता है ना। मतलब इन दोनों इवेंट को अगर मैं छोड़ दूं, और कुछ है पॉसिबिलिटी? एग्जाम दे दिया और कुछ है प्रोबेबिलिटी, कुछ और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो या तो पास या तो फेल। तो अभी इन दोनों इवेंट्स को मैं एक साथ करके क्या बोलूंगा? एग्जॉस्टिव इवेंट। ये दोनों मिलके पूरा इवेंट लिख रहा है अपने आप। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, इफ ए बी, और भी लिख सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट द इवेंट, कंप्लीट द इवेंट, then then they are called, then they are called exhaustive event, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट, और क्या चीज? और सबका जो प्रोबेबिलिटी का सम है, सब क्लास करके क्या आएगा? वन आएगा। अगर ए बी सी ऐसे करके कुछ है जो तुम्हारा क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो उसका जो भी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा, सबका सम करोगे तो आंसर क्या आएगा? वन आएगा। क्या इतना बस समझ में आ रहा? क्या इसमें कोई डाउट है? ये सीख लिया हमने, ये सीख लिया। अभी फिर से लिखो तुम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये चीज क्या है? देखो ये चीज कुछ इस तरीके से है, कोई दो इवेंट के बीच में अगर ऐसा रिलेशन है कि एक इवेंट होने से दूसरे का ना होना तय करता है, मतलब एक हो गया तो दूसरा नहीं होने वाला, एक नहीं होगा तो ही दूसरा हो पाएगा, ठीक है। मतलब दोनों का साइमल्टेनियसली होने की चांसेस जीरो है। तो उन दोनों इवेंट को मैं क्या बोलूंगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने एक एग्जाम दिया, ठीक है, उस एग्जाम में तुम ना पास कर गए, मतलब तुम फेल नहीं कर सकते डेफिनेटली। इफ यू आर ऑलरेडी पासिंग द एग्जाम देन यू कांट फेल। तो ये जो पास होना और जो फेल होना, जो इवेंट है, दोनों साइमल्टेनियसली बन सकता है क्या? दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते बिल्कुल भी। तो इन दोनों को मैं एक दूसरे का क्या बोलूंगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब कुछ लोगों में ऐसा डाउट हो सकता है, ऐसा परेशानी हो सकता है कि सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और जो आपका था एग्जॉस्टिव इवेंट, दोनों पे आपने सेम ही एग्जांपल सेट किया है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो इसका भी एक झलक देख लेते थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमको थोड़ा सा बेसिक सेट का आइडिया होना चाहिए। अभी देखो, मान लो ए एक इवेंट है, ए एक इवेंट है, बी और एक इवेंट है, ठीक है। तो ए ये चीज है और बी ये चीज है। अच्छा, तो ये जो जगह है, ये सिर्फ ए का जगह है, या फिर बी नहीं है। और ये जो जगह है वो सिर्फ बी का जगह है, इस पे ए नहीं है, राइट। और ये जो अंदर का जो जगह है, उसमें ए बी दोनों का हिस्सा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये अंदर का हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा, ये सिर्फ ए का हिस्सा ए माइनस बी भी कह सकते हो, या फिर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी कह सकते हो। सिमिलरली इसको तुम बी माइनस ए भी बोल सकते हो, या फिर बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी कह सकते हो।
क्या इसमें कोई डाउट की बात है, क्या इसमें कोई परेशानी की बात है? होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। अभी मेरे को एक बात, ये जो पूरा जो हिस्सा है, जो जगह मैं मार्क कर रहा हूँ, पूरा जो हिस्सा है, क्या वो तुम्हारा ए यूनियन बी नहीं बन जाएगा क्या? अब यूनियन की बात कब होता है, यूनियन कब आता है? यूनियन यानी तुम कॉमन भी हो अनकॉमन भी है, ठीक है। यहाँ पे वो जगह भी है जो सिर्फ ए में है बी में नहीं है, वो जगह भी है जो सिर्फ बी में है ए में नहीं है, और वो जगह भी है जो ए और बी दोनों में है। क्या बात समझ में क्या बात समझ में आ रहा है? ए यूनियन बी मतलब सबको साथ लेके चलना है। और वही अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो वो कुछ सिर्फ अकेला हिस्सा की बात करता है जहाँ पे ए बी दोनों है, ठीक है। क्या बात समझ में आ गया? सही है। फिर तुम यहाँ पे देखो एक चीज मैं एक सवाल देता हूँ, ठीक है। इफ, लिखो थोड़ा सा, इफ a random experiment, if a random survey, if a random survey is conducted, if a random survey is conducted among, if a random survey is conducted among 100 people, among 100 people, ठीक है। 50 of them, 50 of them, 50 of them like algebra, okay. 50 of them 60 of them like coordinate, conic, ठीक है। क्लियर ना, कोई डाउट? अच्छा, तो एक जो वर्ड है, साल लेटर का एक वर्ड है, ठीक है, लेकिन बहुत ही खास है, मालूम है क्या? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये ना हमारा लाइफ के साथ भी बहुत कनेक्टेड है, स्पेशली फॉर अस बॉयज, ठीक है। जब तुम कोई गर्ल को अप्रोच करते हो, ठीक है, तो उसका जो भी वर्ड आता है, उसका जो भी रिप्लाई आता है, देखो देखो, उसका जो भी रिप्लाई आता है वो तुम ध्यान से सुनना। मान लो तुमने उसे आई लव यू बोल दिया, ठीक है। अब वो अगर तुमको बोले, ठीक है, आई लव यू, तो ये एक चीज है। अगर तुमको ये बोले कि यू आर माई वर्ल्ड, तो ये एक चीज है। और अगर उसने तुमको ये बोला, मतलब ये एक साइड है, ठीक है, इसमें इसमें मत जाना, उसमें जाना जो लड़की तुमको ऐसा बोले आई लव यू ओनली, ठीक है, ओनली यू आर माई ओनली यू आर माई वर्ल्ड। उसमें क्या है, उसमें लड़की तुमको पसंद करती है, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्तों को भी करती है। फिर इसमें जाना थोड़ा रिस्क हो गया ना, ठीक है। अब इसमें क्या है, तुम उसके दुनिया हो, लेकिन देयर आर पैरेलल यूनिवर्सेस आल्सो, ठीक है। लड़की मल्टीवर्स में खेल रही है, तो उस पे जाना ठीक नहीं होगा ना, रिस्क हो जाएगा फिर। लेकिन वो जो तुमको बोल रही है कि वो सिर्फ तुमको चाहती है, सिर्फ तुमको, उसको लेके जाओ कहीं पे भी। तो ठीक है, ये जो वर्ड है ओनली, ये उस टाइम भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, यहाँ पे मैंने ऐसा थोड़ी बोला है कि ओनली 60 लाइक कोनिक, नहीं है, ओनली 50 मैंने नहीं बोला। अब ऐसा भी तो लोग हैं जिसको कोनिक भी पसंद है, अलजेब्रा भी पसंद है, मेरी तरह मुझे दोनों पसंद है। तो इसलिए जो तुम कैलकुलेशन कर रहे हो ना 50 प्लस 60, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे। कुछ लोग तो ऐसे भी मिलेंगे जिसको कोनिक भी चाहिए और फिर अलजेब्रा भी चाहिए, राइट? क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो मेरा एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है।
ए एक इवेंट में मान के चलो, ठीक है, ए एक इवेंट में मान के चलो जिनको भाई क्या पसंद है, कोनिक पसंद है, ठीक है। एक लिख लो, कॉपी में लिख लो साथ साथ, बाद में पेन नहीं मिलेगा, लिख लो। ए इज द इवेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, वो लाइक कोनिक। अच्छा, बी इज द इवेंट ऑफ द पीपल हु लाइक अलजेब्रा, राइट। ए इंटरसेक्शन बी इज द इवेंट जिसको भाई अलजेब्रा भी चाहिए, कोनिक भी चाहिए, ठीक है। अभी अगर मैं ऐसा बोल दूं तुमको, मतलब ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, 100 पीपल में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोनिक भी नहीं चाहिए, अलजेब्रा भी नहीं चाहिए, मतलब मैथ पसंद तो है सबको, ठीक है, नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं, समझ गए। तो अगर मैं इसे लिख दूं पी ऑफ ए यूनियन बी, यानी अच्छा पहले सेट के फॉर्मेट में लिखता हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ए यूनियन बी, सेट में क्या था, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे भी डाल दिया था, राइट। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? अब ये जो ए यूनियन बी है, इसके जरिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या तो सिर्फ कोनिक पसंद है, या तो सिर्फ अलजेब्रा पसंद है, या फिर कोनिक अलजेब्रा दोनों ही पसंद है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी ऑफ ए यूनियन पी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ए और बी ये जो दो इवेंट है, ये दो इवेंट मिलके तुम्हारा पूरा इवेंट नहीं सीधा रहा है क्या, पूरा 100 पीपल नहीं आ रहा है क्या, सब आ रहा है इसमें, मतलब पूरा इवेंट कंप्लीट कर रहा है। पी ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू क्या 1 आ जाएगा तुम्हारा, तो ए और बी क्या हो गया तुम्हारा, एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। बट आर आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? सवाल समझ रहे हो क्या? मेरा मेरे कहने का जो मतलब है, ए एंड बी दोनों इवेंट मिलके पूरा इवेंट ले आ रहा है, तो पी ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 1 आ गया, तो ए और बी को मैं एग्जॉस्टिव तो बोल दूंगा भाई, वो समझ में आ गया। मेरा क्वेश्चन मार्क ये है, इस क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे, ए एंड बी क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं? नहीं होगा डेफिनेटली। सर यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए क्या होना पड़ता है, दोनों का इंटरसेक्शन 0 होना पड़ता है, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। कैसे समझा? यूजिंग द डेटा, अगर दोनों का कॉमन 0 होता तो या 50-50 होता या 40-60 होता, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे सेम सेम नहीं है ना, यहाँ पे 100 नहीं है, तो ऐसा लोग है यहाँ पे जिसको कोनिक अलजेब्रा दोनों ही चाहिए होगा। तो आया बात समझ में? तो ये दोनों इवेंट एग्जॉस्टिव है लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये दोनों मिला के पूरा इवेंट दे रहा है, 1 हो रहा है, इतना ठीक है, लेकिन इन दोनों का कुछ ऐसा रिश्ता नहीं है, एक होने से दूसरा नहीं हो पाएगा। क्यों? कोनिक अच्छा लगना से अलजेब्रा अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ बात है क्या? डेफिनेटली नॉट। सो ये चीज है यार। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या कोई डाउट है इसमें? इसे फटाफट खींच लो एक बार। इसको कहीं पे देखे देखे, इसका मतलब क्या है भाई? कुछ भी इवेंट का तुम एक प्रोबेबिलिटी अगर निकाल रहे हो, वो चीज ना होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। मान लो यू आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे दुनिया पे जो ये चीज निकालने की कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है सिंपली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। ये है ए इवेंट होने की चांसेस, ये है ए इवेंट नहीं होने की चांस। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या इसमें कोई डाउट है? तो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन के जरिए मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। देखो द प्रोबेबिलिटी
that at least one of A and B occurs is 0.6 if A and B occur simultaneously. If A and B occur simultaneously with probability 0.2, find probability of A bar plus probability of B bar. ये क्वेश्चन फटाफट से खींच लो। ए बार यानी बी बार इन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अभी ये जो क्वेश्चन है इसका क्या है हम देखते हैं थोड़ा सा। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, इसका क्या मतलब है? या तो सिर्फ ए होगा बी नहीं होगा, या सिर्फ बी होगा ए नहीं होगा, या फिर ए बी दोनों ही साथ में हो। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, इक्वल्स टू 0.6। ये जो टेक्स्ट लिखा है उसको थोड़ा रीड करो। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, यानी या तो तीन चीजें पॉसिबल है, या तो सिर्फ ए होगा बी नहीं होगा, या सिर्फ बी होगा ए नहीं होगा, या फिर ए बी दोनों ही साइमल्टेनियसली होगा। तो इन तीनों केस को साथ में यूनियन करके लिखते हैं ना, ए यूनियन बी करके लिखते हैं ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी है 0.6। इफ ए एंड बी occur simultaneously, मतलब P of A intersection B equals to 0.2। क्या बात क्लियर है? ठीक है, इतना दिया है क्वेश्चन में। आप मेरे को पूछा इसका क्या मीनिंग है, तो सही सा सवाल है, आसान सा सवाल है। P of A बार यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, P of B बार यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दोनों का प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, 1 + 1 2 माइनस पी ए प्लस पी बी। अब पी ए प्लस पी बी का क्या चीज है, फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। तो 2 माइनस 0.6 प्लस, अच्छा 0.6 माइनस क्या है? 0.2, ठीक है। एक सेकंड, इसे प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस, क्योंकि P ऑफ A यूनियन B यानी PA प्लस PB, तो PA प्लस B माइनस P इंटरसेक्शन B, तो ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो 2 माइनस 0.8 यानी 1.2, तो 1.2 इज द आंसर फाइनल। ओके, चलो एक सवाल छोटा सा इस क्वेश्चन से, A एंड B को क्या मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल सकता हूँ? Can I call A and B two events mutually exclusive? The answer is strictly no, क्योंकि भाई साहब P of A intersection भी 0.20 नहीं है, A B दोनों साइमल्टेनियसली हो सकता है, इसका भी प्रोबेबिलिटी है। क्या मैं A B दो इवेंट को एग्जॉस्टिव बोल सकता हूँ? तो आंसर इज स्ट्रिक्टली नो, क्योंकि P of A यूनियन B मिला के 0.6 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। मतलब देयर इज समथिंग, कुछ ऐसा सिनेरियो है इसका, ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया सैंपल स्पेस, या फिर ए है या फिर बी है। अब ए बी दोनों को अगर मैं मिला भी लिया तो भी ये चीज है, बाकी का जो पोर्शन है वो खाली है। दैट्स व्हाई these are not completing the event, so this will not be called as exhaustive event। क्या बात क्लियर है? कोई भी इवेंट को एग्जॉस्टिव बुलाना है या नहीं बुलाना है ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन किस तरीके, इसको फटाफट खींच लो, अब नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है, फिर ये जो चीज है, एक क्वेश्चन हमने दिया था, क्वेश्चन में क्या था, एक पैकेट है उसमें से 52 कार्ड है टोटल, उसमें से एक कार्ड में उठा रहा हूं, राइट।
और क्वेश्चन में बोला है या तो किंग है या फिर स्पेड, ठीक है। तो किंग और स्पेड, ठीक है। तो मेरे को ना उसके पहले ये जानना पड़ेगा, टोटल एक कार्ड में 52, तो एक पैकेट में 52 कार्ड्स है, उसमें से किंग कितना है, 4 किंग तुमको मिल जाएगा। मतलब ऐसे 13 13 13 13 करके 4 कॉलम होगा, उसमें से एक होगा, मतलब एक 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 करके 4 किंग होगा टोटल। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, नंबर ऑफ किंग्स इक्वल्स टू 4। अभी नंबर ऑफ स्पेड कितना होगा, इक्वल्स टू 13, ठीक है। अब इस स्पेड में से एक है किंग, तो स्पेड बी एंड किंग बी, वो कितना होगा तुम्हारा, 1। तो जो ये इवेंट है, किंग का इवेंट में मान के चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अच्छा, और जो स्पेड का इवेंट है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये है प्री ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या तो किंग या फिर स्पेड, ठीक है। वो क्या होगा एक्चुअली, देखो थोड़ा। पहली बात, टोटल सब मिला के अगर मैं तुमको बोलूं 4 प्लस 13 माइनस 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, भाई टोटल कितना केस है, टोटल कितने कार्ड्स थे यहाँ पे, एक में चूज करो ना, टोटल कार्ड्स 52। क्या बात समझ में आ रहा है, क्या कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम डाउट्स कुछ है, फिर 17 माइनस 16 बाई 52 एंड योर आंसर इज 4 बाई 13, क्लियर। नेक्स्ट, ऑड इन फेवर, वो क्या होता है, ऑड इन अगेंस्ट, इन अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट, ये क्या होता है। तो नाम सुन के तुमको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया हो गया ना, ये क्या है, इसमें क्या है, फेवर है। मान लो तुम एक एग्जाम दे दिया, ठीक है, उसमें से पास होने की जो एक रेशियो है, एक एकदम बेसिकली अगर मैं बोलूँ एक रेशियो है, इसमें क्या है, एक इवेंट है, एक इवेंट है रैंडम में, कोई एक इवेंट है, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ये चीज है ऑड इन फेवर। मतलब ऑड इन फेवर में तुम ए को ऊपर में लिखोगे, ए बार को नीचे में लिखोगे, दैट्स इट। और अगेंस्ट में क्या लिखोगे सर, इसका रेसिप्रोकल, ए बार को ऊपर में और ए को नीचे में। जैसे मान के चलो तुम लोगों ने एक डाइस थ्रो किया, ठीक है, इसमें से कोई एक इवेंट है जिसमें जो आउटकम होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। इफ ए डाइस इज थ्रोन, if a dice is thrown, then the event of getting multiple of 3 is a। अब मेरे को एक सिंपल सा बात है, 3 का मल्टीपल कितना है भाई, 2 ही मिलेगा तुमको, एक 3 एक 6। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है P ऑफ A, क्या ये 3/6 नहीं होगा, सॉरी 3 ना 2/6 नहीं होगा, एक 3 और एक 6, तो 2/6 यानी 1/3। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार है, मतलब नहीं मिलने वाला तुमको 3 का मल्टीपल, उसका क्या है, उसका 2/3 है, क्लियर। जब तुम ये निकलने जाओगे, अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया तुमसे एक बार
कि भाई इसका ऑड इन फेवर ऑफ ए बताओ, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या निकलेगा, 1/3/2/3 यानी हाफ। ये जो रेशियो है तुम्हारा आंसर है। अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि ये जो इवेंट है इसका अगेंस्ट का ऑड बताओ, ऑड अगेंस्ट द इवेंट बताओ, तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 2/1, 2 इज आंसर। क्या बात क्लियर है? कोई डाउट? फटाफट लिख लो। सिग्निफाई ऐसे तो कुछ नहीं करता, मतलब तुम इसको ऐसे देख सकते हो कि ये जो चीज है, जो तुम्हारा रेशियो है ऑड इन फेवर, इसका जो वैल्यू है वो अगर लेस देन 1 है, आई रिपीट, वो अगर लेस देन 1 है, तो तुमको जो डिजायर्ड इवेंट चाहिए, तुमको जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, तुम्हारा जो फेवरेबल जो इवेंट है, ठीक है, उसका होने की चांसेस कम है। तुम देखो ना यहाँ पे 3 का मल्टीपल तुम ढूंढ रहा, कितना है तुम्हारे पास, 2 है, टोटल आउटकम कितना 6 है, हाफ से भी कम है ना, इसलिए ये वैल्यू भी 1 से कम है। और जो ये चीज है ये ज्यादा हो रहा है। फिर इसका उल्टा भी है, उल्टा भी है इसका डेफिनेटली। क्या प्रॉब्लम है? वही पी ऑफ ए और एज्यूम नहीं है, कैलकुलेटेड है। इवेंट है ना 3 का मल्टीपल, 3 का कितना मल्टीपल है, 3 एंड 6, 2 ही है ना, तो टोटल कितना है तुम्हारे पास 6, तो 2/6 यानी आंसर 1/3। गॉट इट? तो ये होगा ये चीज। फिर और लिख लो थोड़ा सा, एक क्वेश्चन भी कर लो इसके। देखो देयर आर 4 इवेंट्स, एक क्वेश्चन लिखो तुम, देयर आर 4 इवेंट्स, देयर आर 4 इवेंट्स E1, E2, E3 एंड E4। ठीक है, वन ऑफ व्हिच मस्ट एंड ओनली वन कैन हैपन। One of them must and only one can happen. The odds are 2:5 in ratio in favor of E1. ठीक है, the odds are 2:5 in favor of E1. अच्छा, 3:4 in favor of E2. 3, अच्छा, the odds are 3:1 against E3. ठीक है, फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट E4। इसको सोचने के लिए मैंने टाइम दिया तुम लोगों को 2 मिनट टाइम, फटाफट कर लो। आंसर भी मैं बोल रहा हूँ इसका, आंसर नहीं बोलते, ठीक है, तुम खुद कर लो। 2 मिनट टाइम, फटाफट कर लो, ठीक है। तो फिर एक काम करो, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इसको देखते हैं कि यार कैसे क्या करना है। 4 इवेंट है, राइट, 4 इवेंट है, E1, E2, E3 एंड E4। एक स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में कि वन ऑफ देम मस्ट एंड ओनली वन कैन हैपन। सिर्फ एक इवेंट ही होगा और एक को होना ही पड़ेगा, एक से कम भी नहीं होगा,
एक से ज्यादा भी नहीं हो, राइट। अच्छा, तो odds are 2:5 इन फेवर ऑफ E1। क्या इससे मैं एक चीज निकाल लूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 में निकाल सकता हूं, ठीक है। अब तुमको पता है ना odds इन फेवर कैसे निकालते हैं, कितनी करते हैं। odds इन फेवर निकालते हैं, कोई भी एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, सही बात, ठीक है। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, उसके ऊपर में कौन बैठेगा, फेवरेबल केस बैठेगा। इसका फेवर में कितना है, 2 है सर, और इसका नॉन फेवर में, मतलब इसका अगेंस्ट ऑपोजिट में कौन है, कितना है, 5 है। तो कुल मिला के कितना है, 7 है। ये चीज सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, मैं बोलता हूँ सुनो। जब तुम odds इन फेवर निकले थे तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, ऊपर में कौन था भाई, ऊपर में कौन था, न्यूमरेटर में कौन था, तुम्हारा फेवरेबल था ना, फेवरेबल। अच्छा एक चीज देखो, जो एग्जांपल दिया था ना उसमें देखो, इस पे देखो, इस पे देखो। एक डाइस तुम थ्रो किए थे, फाइन फैंटास्टिक, एक डाइस तुम थ्रो किए थे, ओके। इसमें से तुम्हारा जो इवेंट था वो क्या था, गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3। तो गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3 का जो केस है वो कितना है, 2 है, 2 है, 2 ऊपर में लिखा था, और टोटल है 6, लाइक प्रोबेबिलिटी इज 1/3, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं इसका अगर मैं इसका जो फेवर ऑड इन फेवर में लिखे तो उसका आंसर कितना था, क्या था इसका फेवर कितना था, हाफ, 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 ठीक है। तुम एक सिंपल सा बात बताओ मेरे को, एक सिंपल क्वेश्चन में पूछता हूँ, इसके फेवर में कितने केसेस है, 2, लिख लिया 2। इसके नॉन फेवर में, इसके ऑपोजिट भी कितने केसेस है, 4, 4 है ना, 1 2 4 5, तो 2/4 में लिख लिए, कैंसिल आउट 1/3। अब ये जो आंसर अगर तुमको पता होता कि यार सर 2/4 आ रहा है, तो क्या इससे मैं उसका टोटल केस नहीं निकाल सकता क्या, 2 + 4 6, टोटल केस 6 है, कैसे आया सर, फेवर और नॉन फेवर प्लस करके ही तो आया ना। तो वही चीज मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ कि सर 2 2 है फेवर में, 2 है मेरा फेवर में, ये है मेरा नॉन, ये मेरे दोस्त है, ये मेरे दुश्मन है, सबको अगर मैं प्लस कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल केस आएगा कि नहीं आएगा, तो आ गए। हाँ? ऐसे करके तुम इसका भी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी निकालो। क्या बात समझ में आ रहा है सब? 3/7, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी निकाल लो, कितना आएगा, हाँ, ओ ये तो अगेंस्ट में है ना, अच्छा अच्छा देखो, E3 के अगेंस्ट में कितना है, 3:1, तो और इसका जो फेवर में कितना होगा, 1:3, रेसिप्रोकल होता है, तो फिर क्या आ जाएगा, 1/4। अभी क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि चारों में से एक होना ही होना है, कौन सा होगा ये पता नहीं मेरे को, लेकिन एक तो होगा डेफिनेटली। चारों का जो प्रोबेबिलिटी होगा इसका सम क्या होगा, क्योंकि ये चारों एग्जॉस्टिव इवेंट है, ये चारों क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट है। सर ये कैसे पता चला आपको, ये इस लाइन से मेरे को पता चला, वन ऑफ देम मस्ट, वन ऑफ देम मस्ट एंड ओनली वन कैन हैपन, एक होगा और इसी चारों में से एक होगा डेफिनेटली। मतलब चारों का जो प्रोबेबिलिटी का अगर मैं सम करूं तो वो एक श्योर इवेंट हो जाएगा, कंप्लीट इवेंट बन जाएगा, जिसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 1। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, एक्चुअली में ये ऐसा लिखना था मेरे को, जो एक्चुअल में अगर मैं लिखने जाऊँ ना तो इसको ऐसे लिखना था मेरे को, लेकिन मैं ऐसा लिख नहीं रहा हूँ। कोई मेरे को बताएगा कि इसको ऐसे क्यों लिखना था, जो ओरिजिनल में, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4, एक्चुअल में मेरे को ये लिखना है 1। अगर मैं ऐसा नहीं लिख के ऐसा भी लिख दूं तो भी चल जाएगा ना, क्यों चल जाएगा सर, बिकॉज
ये क्लियरली लिखा है कि एक साथ दो नहीं हो सकते, एक ही होगा। तो जो भी इंटरसेक्शन का चीज आएगा सब जीरो होता चला जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं। अब चारों वैल्यू तुम बैठा दो यहाँ पे, 2/7 प्लस 3/7 प्लस 1/4, इसका नहीं पता x इक्वल टू 1, यहाँ से x निकालो, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x निकाल के मेरे को बताओ कि कितना आ रहा है x, ठीक है। एलसीएम करना पड़ेगा। वन बाई 28 आ रहा है क्या सबको, ऐसा आ रहा है क्या? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 यानी 1/28, मतलब ये एक है तुम्हारा फेवरेबल केस और ये 28 है तुम्हारा टोटल केस। तुमको निकालना क्या चीज है, तुमको निकालना है फाइंड ऑड्स अगेंस्ट। ऑड अगेंस्ट में क्या, ऊपर में क्या बैठेगा, जितने भी नॉन फेवरेबल केस है, कितना है सर, टोटल केस से फेवर माइनस करो, 28 से एक माइनस करो 27, और जितने भी फेवरेबल केस, फेवरेबल कितना है, सिर्फ एक है, तो योर आंसर इज 27 और 27/1 और सिर्फ 27, ऐसे लिखना है। क्या बात समझ में आ गया? क्या कोई किसी को डाउट लग रहा है क्या? ठीक है। तो क्या था बेसिकली, एक क्लब है, एक मतलब क्रिकेट क्लब है जहाँ पे टोटल 15 प्लेयर्स है, ठीक है, 15 क्रिकेटर्स है। इसमें से ना 3 लोग ऐसे हैं जो बॉल कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। कितने लोग नहीं कर सकते? 12 लोग नहीं कर सकते बॉल। ऐसे था ना क्वेश्चन, या 5 था, 5 5 लोग कैन बोल, 10 लोग कांट बोल, टोटल 15 था ना टोटल। यहाँ पे एक टीम बनाना है, टीम यानी 11 पीपल विल बी देयर डेफिनेटली। तो जो टोटल केस होगा वो टोटल केस कितना होगा सर, 15 से 11 कॉम्बिनेशन। 15 लोगों में से अगर 11 लोगों को मेरे को चूज करना है तो डेफिनेटली 15 से 11 आई विल चूज, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ चूजिंग की बात होगा, सिर्फ सिलेक्शन की बात होगा और अरेंजमेंट की बात नहीं होगी, इसलिए सिर्फ कॉम्बिनेशन में लिखा। कोई डाउट है इसमें क्या, प्रॉब्लम? अभी ये हो गए मेरे टोटल नंबर ऑफ केस, टोटल केस। स्टॉप। अब एक चीज देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एटलीस्ट बोला था ना, एटलीस्ट कितना लोग चाहिए बोला, कितना लोग, 3, एटलीस्ट 3 बोलर चाहिए। तो एटलीस्ट 3 बोलर या नहीं, या फिर सिर्फ 3 बोलर से कम चलेगा, या 4 बोलर, या फिर 5 बोलर चाहिए। एक बोलर, एक भी नहीं बोलर, 2 बोलर से तुम्हारा बात नहीं बनने वाला। एटलीस्ट का मतलब ये है, या तो सिर्फ 3 बोलर चाहिए, या 4 बोलर, या 5 बोलर, मैक्सिमम यही 5 बोलर। तो अब ये चीज देखो थोड़ा सा, ये जो 3 केस मैंने बोला, पहला केस जहां पे 3 बोलर होगा, ठीक है, और बाकी 8 नॉन बोलर होगा। इसके बाद वाला केस जो है इसमें 4 बोलर होगा और 7 नॉन बोलर होगा, ठीक है। उसके बाद वाला जो केस है 5 बोलर होगा और 6 नॉन बोलर होगा। ये 3 केस क्या साइमल्टेनियसली हो सकता है क्या? तीनों केस का एक साथ में होना कभी भी जिंदगी में मुश्किल, कभी भी मुमकिन नहीं होगा, डेफिनेटली नॉट ना, क्योंकि ये तीनों अलग अलग केसेस है, ठीक है। तो इन तीनों का जो भी केस होगा, जो भी सिनेरियो होगा, प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा? प्लस होगा, क्योंकि और की बात चल रहा है, एंड नहीं हो रहा है ना। मल्टीप्लाई तब होता है जब एंड होता है, साइमल्टेनियसली घटने की चांसेस है, यहाँ पर तो नहीं है, इसलिए प्लस होगा। तो फाइनली योर आंसर विल बी लाइक दिस, 5C3। अब ये देखो,
तुम 11 लोगों की टीम बना रहे हो, इसमें सिर्फ 3 बॉलर चलेगा? तुमको नहीं चलेगा। 3 बॉलर, बाकी 8 तुमको क्या चाहिए? नॉन बॉलर चाहिए। फिर ये 2 इवेंट, 3 बॉलर भी चाहिए, 8 नॉन बॉलर भी चाहिए, ये 2 इवेंट साइमल्टेनियसली होगा। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ चॉइस, ठीक है। तो दोनों इवेंट जब एक साथ साइमल्टेनियसली होगा, दोनों के बीच में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो ठीक है, कर लो फिर। ये फर्स्ट केस और सेकंड केस जहां पे 4 बॉलर है, मतलब 5 6 4 इंटू 7 नॉन बॉलर, कितने लोगों में से सर? 10 लोगों में से। 5 बॉलर है, मतलब 5 6 5, ठीक है, इंटू 6 जो नॉन बॉलर है वो कितने से? 10 से 4, 10 to 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 15 से 11। अब एक करके जो आंसर आएगा वही आंसर है, ठीक है। क्या इसमें कोई डाउट है? चलो फटाफट खींचो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, let n denote the number that turns up when a pair die is rolled। अच्छा, मतलब जब एक डाई में थ्रो करता हो तो उसके ऊपर का जो नंबर है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं। किससे डिनोट कर रहा हूं सर? कैपिटल एन से। क्या बात क्लियर है? इंफॉर्मेशन 20। हाँ ठीक। If the probability that the system of equation ये 3 इक्वेशन जो है उसका यूनिक सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा, उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो k/6 है। ये 3 इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन तुमको कब मिलेगा? उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है भाई? k/6। क्या बात समझ में आ रहा है? तुम मेरे को वो चीज बताओ कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ k एंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। चलो लिखते हैं, ये है मेरा क्वेश्चन। चलो अच्छा, पहली बात, क्योंकि इन तीनों जो इक्वेशन है उसमें क्या है भाई? यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसका डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। डेल्टा यानी कोएफिशिएंट, डिटरमिनेंट। अब वो क्यों है, किस लिए है, कैसे आया, ये सब डेप्थ में हम स्टडी करेंगे जब हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चैप्टर को पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो एक इसका इसका अगला चैप्टर ही होगा, तो कुछ दिनों का ही फर्क है, ठीक है। डेल्टा यानी 1 1 1, कोएफिशिएंट 1 1 1, ठीक है। इसका 2 and 2 2 and 2, इसका 3 3 n नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसको एक्सपांड करो 1 के साथ n स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 के साथ 2n माइनस 6, 1 के साथ 6 माइनस 3n नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर n स्क्वायर, बताओ कुछ कैलकुलेशन वगैरह है कि नहीं? -2n माइनस 3n माइनस 5n माइनस 6 माइनस प्लस 6 कट प्लस 6। इसको अगर तुम फैक्टराइज करोगे, मिडिल टर्म करोगे, तो n का 2 वैल्यू कट जाएगा, यानी n नॉट इक्वल्स टू 2 and 3। मिडिल टर्म कर दोगे 2 3 में आएगा कुछ, 2 और 3 नहीं हो सकते n का वैल्यू। तो क्या हो सकता है n का वैल्यू? 2 और 3 छोड़ के कितना है? 1 4 5 and 6। तो n का पॉसिबल वैल्यूज कितना आ रहा है? 1 4 5 and 6, ठीक है। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि तुम्हारे पेपर में कितना केस है? 4 केस है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 4/6, क्योंकि टोटल केस तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, तुम्हारे फेवर में आ रहा है 4 केस, तो 4/6। वही 4/6 जाके कहीं ना कहीं तुम्हारा क्वेश्चन में दिया था k/6, ठीक है। तो 6 6 कट, k इक्वल्स टू 4, तो k इक्वल्स टू 4। अब क्वेश्चन में वही बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k एंड n। इन सारे को प्लस करो, इन सारे को प्लस करो, 4 1 5 5 10 6 16 4 20 इज द आंसर। क्या आ रहा है बस समझ में? इसमें कोई डाउट नहीं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फटाफट खींच लो। हाँ
ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। m is the maximum value of the product of two positive integers when their sum is 66। पहली बात तो इसको थोड़ा तोड़ते हैं, ठीक है। दो नंबर है, दोनों पॉजिटिव, दोनों का सम दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट का मैक्सिमम नंबर m है। m तो वेरिएबल है, मेरे को m का वैल्यू निकालना होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा दो, m ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर के, दो या इससे ज्यादा, m gm से बड़ा होता है, gm hm से बड़ा होता है, ठीक है। ओके, तो मान लो दो नंबर x एंड y है, तो x प्लस वाई बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x एंड y। क्लियर ना? ओके, तो ये जो सम इज 66 या पुट कर देंगे 66 बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ xy, यानी 33 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ xy। तो xy लेस देन इक्वल टू 33 स्क्वायर। 33 स्क्वायर का कितना आंसर आता है, एक बार मैंने करके बताओ। 1 ठीक है, ओके, जैसे तुम लोगों की मर्जी। एक्स वाई का जो मिनिमम जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 33 स्क्वायर है, ठीक है। मतलब m यानी 33 स्क्वायर, राइट। अभी सैंपल स्पेस S की बात करते हैं। चलो S यानी x belongs to z plus z x into 66 minus x greater than equal to 5/9 into m 33 स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकालो भाई, इसका वैल्यू निकाल के मेरे को बताओ कि कितना आ रहा है, ठीक है। ओके, कौन सा चीज नहीं समझा, या तक क्लियर है? अभी सैंपल स्पेस में घुस जाओ, एस के बारे में बात एस के बारे में बात चल रहा है, ठीक है। एस को मैंने लिखा, एस में वही एलिमेंट आएगा, वही सेट बिल्डर मेथड का नाम तो पता ही है ना, सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड से इसको ऐसे लिख रहे हैं, सेट बिल्डर मेथड से इसको ऐसे लिख रहा है कि जो भी एलिमेंट इस इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा वही एलिमेंट यहाँ पे आ पाएगा, बाकी एलिमेंट नहीं आ पाएगा। क्या बात क्लियर है? तो वो एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, कौन सा क्राइटेरिया है? पहली बात तो इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये इनइक्वालिटी को फॉलो करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी क्या है? x into 66 minus x greater than equal to 5/9 33 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू कोई बताओ यार, नहीं तो मैं खुद करता हूँ कैलकुलेशन। 33 into 33 into 5 to 5 divided by 9, ठीक है। 605 ना, तो 66x minus x square greater than equal to 605। यहाँ पे 66x minus x square, यहाँ पे स्पेस ले आओ 605 greater than equal to 0। ये जो क्वाड्रेटिक है, इनइक्वालिटी है, अब इसको लेके आगे बढ़ना है तो तुमको कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा? कोई भी कर्व मेथड। इसको मिडिल टर्म करो, इसको मिडिल टर्म करने के बाद फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद नंबर लाइन ड्रॉ करो और देखो कहां से कहां तक। आई गेस ये 55 वेरी गुड। तो x माइनस 55 इंटू एक्स माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा है ना? बिल्कुल बढ़िया। अभी ग्रेटर देन है या फिर लेस देन होगा फिर, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर था ना और मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, तो -1 से डिवाइड करना पड़ा, और माइनस चीज से डिवाइड करने से साइन चेंज बिल्कुल होता है, ठीक है। अभी तुमको पता चल गया कि यार तुम्हारा जो एक्स है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, 11 से लेके 55 तक। मतलब इस सैंपल स्पेस में कौन कौन सा नंबर है, कौन कौन सा एलिमेंट है, वो देखो। सैंपल स्पेस में
11 से लेके 12 13 ऐसे करके अप टू 55 तक, ठीक है। लेट द इवेंट ए, अभी ए में आते हैं, चलो लेट द इवेंट ए, ए में कौन, ए में वही एलिमेंट आएगा पहली बात जो एस का एलिमेंट होगा, ओके, और जो 3 का मल्टीपल होगा। अभी 11 से लेके कौन कौन से 3 का मल्टीपल है, देखो एक बार, पहले 12 होगा, फिर 15 होगा, ऐसे करके 54, ठीक है। अब ए में कितने एलिमेंट है वो जानने के लिए तुमको क्या करने पड़ेगा, एपी का फॉर्मूला जो है वो लगा दो, लास्ट एलिमेंट 54, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ठीक है, कितना रहा भाई, 2 एन माइनस 1/3, ठीक है, एन इक्वल्स टू 15 है, मतलब ए में 15 एलिमेंट होगा, और ए का जो सोर्स एस में कितने एलिमेंट है, 55 माइनस 11 प्लस 1, ये पता है ना। कोई भी दो नंबर है अगर मेरे पास, मान लो मान लो 3 से लेकर 5 तक कितना नंबर से, 3 4 5, 3 नंबर, तो कैसे किया, 5 से 3 माइनस किया, प्लस 1 किया, तो प्लस 1 यानी 3। तो बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे पास क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालने जाऊँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें 15 एलिमेंट है तो 15 लिख लिया, और नीचे पे एस पे कितने एलिमेंट हो गए, एस पे कौन कौन है, 11 से लेके 55 तक, तो 55 माइनस 11 यानी 44, 44 प्लस 1, उसके बाद 45, दैट आंसर 1/3, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्या बात समझ में आ रहा है?